इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, इस जनता का मुकदमा आपके शो में जहां जनहित ही देशित है, कि क्या हमारे देश में हिंदू होना कोई गुनाह है? क्या हमारे देश में हिंदू होकर न्याय नहीं मिल सकता? क्या हमारे देश में हिंदू पीड़ित नहीं हो सकता? क्या इस देश के अंदर कुछ नेता है और तथाकथित बुद्धिजीवी और सेक्युलर जिनको सच नहीं दिखता और जिनको हिंदू से एलर्जी है, सेक्युलर होने के बावजूद ये सब सच्चाई जानते हैं दोस्तों कि भले करौली हो गया या खरगोन, पीड़ित हिंदू था और हिंदू है। हिंदू ने ना खरगोन ना करौली में पथराव किया, पर ये एक इस्लामोफोबिया का झूठ फैला रहे हैं और वही सेम स्क्रिप्ट के आधार पर हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये सब मौन है, चुप है, पर मैं आज आवाज उठाना चाहता हूं शिवम की। 16 साल का हिंदू लड़का शिवम, जो खरगोन के अंदर, जिसके हाथ में ना तलवार थी ना पत्थर थे, जिसने ना पुलिस वाले के ऊपर उसके गोली चलाई छर्रे वाली, उसका सिर्फ गुनाह यही था कि वो मासूम इनोसेंट खरगोन में रहने वाला हिंदू लड़का था और इन दंगाइयों ने उसके ऊपर पत्थर से ऐसे वार किया कि उसके सिर की हड्डियां टूट गई और इस वक्त वो इंदौर के एक अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर है और इसके बहन की शादी 16 अप्रैल को होने वाली थी। इमेजिन करिए, जो अपनी टीवी स्क्रीन पर उसकी फोटो देख रहे हैं, ये फर्जी सेक्युलर उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि शिवम हिंदू था, शिवम पीड़ित था और हिंदू था, इसीलिए उसकी बात ये नहीं करेंगे। ऐसे इन्होंने रुपेश पांडे की बात नहीं करी थी, ऐसे इन्होंने दिल्ली दंगे के अंदर हिंदू पीड़ितों की बात नहीं करी थी, इन्होंने आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की बात नहीं करी थी, क्योंकि ये सब हिंदू थे और देश का क्लेम काम कर रहे थे। तो मासूम था, क्यों फिर ये सेक्युलर इसकी आवाज नहीं उठा रहे? ये इसीलिए नहीं उठा रहे क्योंकि इनका एक सोचा समझा षड्यंत्र था, जो 12 अप्रैल को इनके व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट हुआ था कि एक ट्रेंड फैलाओ देश के अंदर और एक झूठ फैलाओ कि इंडियन मुस्लिम जेनोसाइड के नाम से इन्होंने एक सर्कुलर चलाया था, जो सर्कुलर मेरे पास है। तो ये ना देश से प्यार करते हैं, ना ये मुसलमान से प्यार करते हैं, ना ये हिंदू से प्यार करते हैं। ये फर्जी सेक्युलर और ये फर्जी पत्रकार अरफा खानम शेरवानी जैसे ये चाहते हैं कि इस देश में सामाजिक सौहार्द बिगड़े और ये चाहते हैं कि ये मुस्लिम वीटो रहे और ये कभी सेक्युलरिज्म की, ट्रू सेक्युलरिज्म की बात ही नहीं करेंगे। और अगर सच में ट्रू सेक्युलरिज्म की ये बात कर रहे होते ना, तो कुछ ही समय पहले असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, जिनके, अगर आपको याद होगा, कुछ समय पहले इन्होंने एक भाषण दिया था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम बता देंगे 30-100 के ऊपर किस तरीके से भारी होते हैं। इनको एक्विटल मिल गया हैदराबाद कोर्ट में। इसके ऊपर ये सेक्युलर नहीं बोलेंगे, इसके खिलाफ ये नहीं बोलेंगे सेक्युलर, क्योंकि इनके कोट अनकोट सेक्युलरिज्म की भाषा के अंदर हिंदू पीड़ित होते रहे चलेगा, ये इनके सेक्युलरिज्म की भाषा है। और आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि शिवम पर मौन क्यों है? मैं देश से पूछना चाहता हूं कि क्या शिवम को न्याय नहीं मिल सकता, या शिवम की आवाज नहीं उठाई जा सकती क्योंकि सिर्फ शिवम की गलती ये थी कि वो पीड़ित होके हिंदू था? ये सवाल मैं आपसे भी पूछ रहा हूं। और इसीलिए खरगोन हो या करौली, मेरी दलील और मेरा आरोप है, जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरा आरोप है दोस्तों कि इस्लामोफोबिक और इस्लामोफोबिया का ये झूठा षड्यंत्र है जिसको देश स्वीकारेगा नहीं। और मेरी दलील, जो करोड़ों हिंदुस्तानियों की दलील है, जो संविधान में विश्वास रखते हैं कि भारत को वैश्विक स्तर पर बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश है और इसका वापस से हम पर्दाफाश करेंगे, जैसे डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व में किया था। जरा देखिए एसपी ने किस तरीके से ये दंगाइयों की, सिद्धार्थ चौधरी ने पोल खोली और उसके बाद खरगोन से खरौली तक मैं इस्लामोफोबिया के झूठ का पर्दाफाश करूंगा अपने पैनल के साथ।
हमें जानकारी मिलने पर मैं वहाँ पे पहुँचा था तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ थी, पथराव हो रहा था और हम लोगों ने वहाँ पे कोशिश की कि वहाँ पे स्थिति न भीड़ में कोई जनहानि न हो जाए, इसके दृष्टिगत हमने जो है वहाँ पे उसको रोकने का प्रयास किया। और जब मैं उसको पकड़ रहा था इसी बीच उसको उसके साथ ही कोई रहा होगा जिसने मुझ पर फायर किया और जो मेरे पैर के नीचे लगा। आपने देखा एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने सब दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। मेरे साथ शिवम के भाई, मैं पैनल के पास आने के पहले शिवम के भाई नीलेश जुड़ रहे हैं। नीलेश, इस वक्त शिवम की स्थिति कैसी है? क्या वो डेंजर जोन से बाहर आ चुके हैं? जी नमस्कार, सबसे पहले और सारे और जी शिवम अभी तरह से बाहर नहीं है। अभी स्थिति आपको दिख रहा है? क्लियर है? फ्रेम क्लियर है जी। और नीलेश बनी हुई है जो ट्रीटमेंट। नीलेश रुक जाइए, मैं आपको ला रहा हूं। नीलेश एक सेकंड रुक जाइए। नीलेश को अब मैं लाना चाहता हूं। हाँ नीलेश, अब बोलिए, कैसी आपको मेरी आवाज आ रही है? नीलेश हाँ आ रही है जी। मैं जानना चाहता हूं कि इस वक्त क्या शिवम डेंजर से बाहर आ चुका है? जी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अभी तक नहीं, अभी कुछ तो टाइम हमें रुकना पड़ेगा। अभी भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर से बात करें परीक्षा करें। क्या हुआ था उस दिन? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था, और आपको दुख होता है कि ये जिस हिसाब से शिवम की कोई गलती नहीं थी और इस अभी वो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ था? जी बिल्कुल दुख तो होता है। 16 साल का मासूम बच्चा है मेरा छोटा भाई और नाबालिग है। अभी किसी का कुछ सुनने देने में नहीं, कोई बुरा नहीं किया, फिर भी वही हालत में है। और जब हुआ था तो ये घटना रामनवमी के दिन की है, रविवार की, करीब रात 7:30 8 साढ़े 8 बजे का टाइम रहा होगा, एग्जैक्ट नहीं पता। उस दिन हम लोगों के एरिया में दंगाई भीड़ पत्थरबाजी करते हुए आगे आई और हम लोग घबराकर अपने प्रोटेक्शन के लिए गली के कोने पे खड़े थे। उसी तरह एक भीड़ आगे बढ़ती गई, सांप्रदायिक नारे लग रहे थे। भीड़ देखते देखते आगे बढ़ी, पत्थर, बोतलें, पेट्रोल बम और ये सारी चीज इत्यादि हथियारों का प्रयोग किया गया भीड़ द्वारा हम लोगों के ऊपर। आपको कब पता, मैं ये जानना चाहता हूँ नीलेश, ये आपको कब पता चला कि उसको इतनी चोटें लगी? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ रामनवमी के अंदर रामनवमी शोभा यात्रा में गया था, तो आपको कब पता चला कि उसको इतनी चोटें लगी? जी मुझे कुछ ही समय बाद उसके दोस्त जो उसके साथ में थे वो भी थोड़ी दूरी पर हम लोगों से गली में, और उन लोगों ने मुझे बताया। उनमें से एक मेरे पास आए, उसने बताया कि शिवम चोटिल हो चुका है, घायल हो चुका है, उसके सर पर चोट आई है और फिर उसको ले जाया गया था खरगोन जीरा अस्पताल। आप देश को क्या कहना चाहते हैं नीलेश? इस वक्त देश आपके साथ में, पर कुछ लोग हैं जो शिवम के बारे में बात नहीं कर रहे। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई राइटर्स के खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए। क्या आप क्या कहना चाहते हैं? जिस हिसाब से अभी बुलडोजर से जिन्होंने दंगा किया उनकी लीगल प्रॉपर्टीज को जब्त कर दिया गया, आप क्या कहना चाहते हैं सब? जी नहीं, दंगाइयों के विरुद्ध कार्रवाई तो होनी चाहिए। वो खैर जो भी कार्रवाई हो, प्रशासन जो भी उचित समझे वो करे, वो प्रशासन का जो भी है लिखो है उसमें। बट ठीक है, जरूरी जो जिस दिन सामाजिक क्षेत्र में माहौल खराब किया है खरगोन जैसे शहर में, 2 घंटे में करीब पूरे शहर में लगभग उन्होंने माहौल खराब किया है और तो उनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। और जो मैसेज मेरी तरफ से मैं देना चाहूंगा कि अगर आप शिवम की हालत देखें, वो कोई लेने में न देने में मासूम बच्चा 16 साल का, तो अगर उसके ऊपर भी राजनीति होगी ऐसी चीजों के ऊपर, जो कि कुछ कर नहीं रहा था, अपना मासूमियत खड़ा हुआ था, उससे आकर अगर अभी उसके माता पिता की स्थिति कैसी है? क्या माता पिता की भी स्थिति कैसी है? वो सारे रिश्तेदार हम जो भी है वो सभी अभी सब शौक की स्थिति में। किसी को नहीं पता था कि अचानक ऐसा हो जाएगा। उसकी बहन की शादी की 17 तारीख को और सब खुशी का माहौल था घर में। अभी अब आप समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से परिवर्तित हो गया एक सैडनेस में। नीलेश, इस वक्त पूरा देश शिवम के लिए प्रे कर रहा है और हम सब आपके साथ हैं और शिवम के साथ में। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हौसला मत खोइए। मुझे उम्मीद है कि शिवम जो है जिंदगी और मौत की लड़ाई में जरूर विजयी होगा, क्योंकि देश की प्रेस शिवम के साथ है। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश। दोस्तों, इस मुकदमे को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। मेरे साथ आरपी सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, अजय वर्मा, कांग्रेस के सीनियर लीडर, सदगुरु रितेश्वर जी महाराज आनंदन धाम वृंदावन से जुड़ रहे हैं, और मेरे साथ डॉक्टर तस्लीम रहमानी जी जुड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट MPCI और पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी को बताना चाहता हूं कि
30-30 सेकंड का समय दूंगा अपनी दलील रखने के लिए, और जो एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति के ऊपर 10 सेकंड से ज्यादा बोलेगा तो एक के ऑडियो को कम कर दूंगा जनहित के लिए। तो इस मुकदमे की शुरुआत मैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी और आरपी सिंह से करना चाहता हूं, फिर अजय वर्मा और सदगुरु रितेश्वर महाराज जी आपके पास आ रहा हूं। मुझे बताइए डॉक्टर तस्लीम रहमानी, ये चलाया गया था, अगर ये देखें कि ये हैशटैग और ये पूरा सर्क्यूलर चला था, स्टॉर्म ट्विटर विथ हैशटैग इंडियन मुस्लिम जेनोसाइड अलर्ट। मतलब इस तरीके का झूठ फैलाने की कोशिश, हिंदुस्तान को ग्लोबली डिफेम करने की कोशिश, और यह दिखाना कि हिंदुस्तान एंटी मुस्लिम है। आपको नहीं लगता जब इतिहास लिखा जाएगा डॉक्टर तस्लीम रहमानी, तो ये आप लोग को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा और इन लोग को माफ नहीं करेगा? इस तरीके का झूठ करौली से, करौली हो गया, भले खरगोन हो गया, राइटर्स कौन से धर्म के थे आप भी जानते, मैं भी जानता हूं। नहीं, देखिए, शिवम के ऊपर जो हमला हुआ और जो जिस हालत पे वो गुजर रहा है, वो शिवम हो या तस्लीम रहमानी हो, दोनों ही एतबार से वो गलत है और वो निंदनीय है, और उसको कोई भी महज़ब समाज को इस किस्म के किसी भी वारदात को कबूल नहीं कर सकता, और कट अक्रॉस रिलीजियस लाइन ये एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस्लामोफोबिया तो एक ऐसी हकीकत है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि उसको कोई इनकार कर ही नहीं सकता। क्या देखिए, हमारे ही देश में ये आवाजें नहीं उठती कि 20 लाख मुसलमानों को कत्ल करो, तलवारें उठाओ, बच्चे ज्यादा पैदा करो, और औरतों को, मुसलमान औरतों को मेरे पास लाओ। साधु के भेष में बैठा हुआ आदमी कहता है कि मेरे पास लाओ, मैं रेप करूंगा सबको। ये सब इस्लामोफोबिक नहीं है क्या? ये जो पूरा का पूरा जुलूस निकले हैं, मैं ये रामनवमी के जुलूस, शोभा यात्राएं हजारों साल से निकल रही, नहीं मेरे ऊपर मत बोलिए, हजारों साल से निकल रही, कुछ नहीं होता। लेकिन जब यही जुलूस हिंदुओं के बजाय विश्व हिंदू परिषद निकालता है, बजरंग दल निकालता है, शिवसेना और या इस तरीके के रेडिकलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन निकालते हैं, तो पत्थर मस्जिदों में जमा किए गए। डॉक्टर तस्लीम रहमानी जी, आपने 45 मौजूद थी, कोई ना कोई खबर मौजूद थी, आपने 45 सेकंड तक बोला, मैंने कुछ नहीं बोला आपको। एज पर द डिबेट रूल्स आई गेव यू द ओपनिंग आर्ग्यूमेंट, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे तो लगता है आरपी सिंह जी, इस्लामोफोबिया नहीं हिंदू फोबिया है। इसी हिंदू फोबिया के कारण शिवम के लिए ये लोग कोई आवाज नहीं उठा रहे, इसी हिंदू फोबिया के कारण रुपेश पांडे और हर्षा के लिए कोई आवाज नहीं उठाई गई थी, इसी हिंदू फोबिया के कारण जो है छर्रे की बंदूक से एसपी सिद्धार्थ के घुटने पे गोली मार दी गई थी, इसी हिंदू फोबिया के कारण जो है कन्हैया राणा को, जो 65 ईयर्स ओल्ड का व्यक्ति थे, उनको गुजरात के अंदर मार दिया गया स्टोन पेल्टर्स द्वारा। तो ये तो रियल हिंदू फोबिया हो गया ना। अगर हिंदू रामनवमी पे राम प्रोसेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या ले जा रहे हैं, तो राइटर्स कौन थे सब जानता है। और फिर इस्लामोफोबिया का झूठ, हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं है, मैं रिफ्यूज करता हूं कि वो हिंदूज है। विश्व हिंदू परिषद जो है हिंदुत्व और बजरंग दल हिंदुत्व का ठेकेदार नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है। तस्लीम रहमानी साहब, मैं माफी चाहता हूं, आप मृत हिंदू समाज को अपने हिसाब से अपनी परिभाषा में बांध रहे हैं। सच ये है कि ये पहली बार देश के अंदर रामनवमी के जुलूस के ऊपर इस प्रकार देश के अलग अलग राज्यों में पत्थरबाजी की गई, और उसके साथ साथ एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई पाकिस्तान के द्वारा, और पाकिस्तान में जो हैंडलर्स हैं उनके द्वारा, कि जिस प्रकार यहाँ पर कोई मुसलमानों पर कोई बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, कत्ल भी करें और उसके बाद आ भी ना हम भर सकें, ऐसा वाला मामला था। आप कत्ल कर रहे थे और हम आ भी नहीं भर सकते थे। अफसोस ये कि जो पत्थरबाजी हुई, सबको दिखता है, सबको स्पष्ट दिख रहा है कहां से पत्थरबाजी हो रही है, कैसी पत्थरबाजी हो रही है, जिन लोगों पे हो रही है वो भी दिख रहा है। और उसके बाद कहना कि नहीं नहीं मुसलमानों पे कोई बड़ा अत्याचार हो रहा है। तो असल में ये जो कश्मीर में नैरेटिव चलता था, उसको नैरेटिव को पूरे देश में फैलाना नहीं चल पाएगा आरपी जी। कश्मीर वाला नैरेटिव भी अब डिसकम्प्लीटली जो है, जो पहले फैलाया गया था सेक्युलरिज्म के नाम पे, द कश्मीर फाइल्स के बाद हिंदुस्तान जाग चुका है। और मैं बताना चाहता हूं कि अगर मुसलमान खतरे में होता अजय वर्मा, तो जब आजादी के वक्त मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी वो सिंगल डिजिट में थी, जो अभी डबल हो चुकी है, और हिंदू पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान से जिनसे कंपेरिजन किया जा रहा है वहां पे 15% थी, अब सिंगल डिजिट के अंदर रह चुकी है। तो ये मुस्लिम खतरे वाला झूठ नैरेटिव ना फैलाया जाए। और ये जो नैरेटिव है अजय वर्मा, अब रिपोर्ट्स आ रही है, मेरे को ये मेरे पास प्रूफ आ चुके हैं कि पूरा पाकिस्तान से फैलाया गया था, और जो गुजरात के अंदर भी जो मौलवी अरेस्ट हुए थे उनके लिंक्स पाकिस्तान से आए हैं। तो अजय वर्मा जी, आपकी पार्टी खुल के क्यों नहीं बोल रही है इसके खिलाफ? तो राजस्थान के अंदर खुल के क्यों नहीं बोल रही है? अभी तक मतलूब को क्यों नहीं पकड़ा गया? देखिए प्रदीप भंडारी जी, ये देश संविधान से चलता है, हिंदू मुस्लिम से नहीं चलता। देश में सरकार किसकी है? जो विश्व गुरु बनने जा रहे हैं।
खरगोन में किसकी सरकार है? राजस्थान में हमारी सरकार है। गुजरात में किसकी सरकार है? आजादी के देश बाद संविधान से पहली चलते हैं, बार इसलिए आप एक आरपी जी 10 सेकंड बोले बोले। चीजों पर प्रतिबंध लगा देते हैं। आरपी जी, भगवा आप पे इनके प्रतिबंध बोलने की लगा बात देते हैं। दे दीजिए। आरपी जी आप इनको बोलने भगवा दीजिए, पे 20 प्रतिबंध सेकंड फिर आप लगा देते हैं। आइएगा। भगवा फिर झंडा सदगुरु नहीं रितेश्वर जी लहराएंगे। महाराज के पास आ रहा हूं। आरपी जी इनको बोलने दीजिए। आप छत से आरपी जी बोलने दीजिए। अजय जी फिर आरपी जी आप काउंटर करिएगा। अजय मैं जी उन लोगों के साथ डिबेट नहीं करता जो डिबेट की सभ्यता का ध्यान नहीं रखता। अजय आप जी, इन्हें बोलिए बुलवा ना। लीजिए भंडारी जी, सॉरी। अजय जी रिलैक्स करिए, बोलिए। हाँ। देखिए, संविधान में देश की सरकार की जिम्मेदारी है, प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है। विश्वगुरु बनना चाहते हैं फिर जिम्मेदारी। आज तक आजादी के बाद रामनवमी के इस त्योहार पर जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमारा संविधान सबको साथ रहना और साथ त्योहार मनाने की अनुमति देता है, तो जिम्मेदारी फिर आप अमेरिका और जिम्मेदारी आप ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों की डालेंगे क्या? ये फेलियर सरकार है, इन्हीं का दायित्व है। डीजीपी की, आपने राजस्थान के डीजीपी की अगर आपने सुनी हो तो उन्होंने कहा कि यहाँ जो 23 लोग अरेस्ट किए हैं और उसमें एक गुजर बीजेपी का नेता और एक वो निर्दलीय पार्षद, दोनों अभी अरेस्ट नहीं हुए हैं। सारे लोग उसमें सम्मिलित हैं, उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सारे ही लोग हैं। लेकिन एक टारगेटेड हिंदू मुस्लिम क्यों करना? इस देश की कौमी एकजुटता को खत्म करना, इस देश की सभ्यता और अजय जी अब आरपी जी इसका जवाब देंगे और फिर सदगुरु रितेश्वर जी महाराज के पास आ रहा हूं। मैंने भी राजस्थान के डीजीपी की का बाइट सुनी थी, उसमें उन्होंने बोला हम कांग्रेस के काउंसलर को अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो काउंसलर है और अभी तक वो लापता है भाई, अभी तक उसको पकड़ा नहीं गया है। वो कांग्रेस का आरपी काउंसलर सिंह नहीं है, वो निर्दलीय काउंसलर है। कांग्रेस समर्थित है वो। आरपी सिंह, वो पहले कांग्रेस में था वो। आरपी सिंह देखिए, असल में ये हर चीज को नकारेंगे, परंतु याद रखना चाहिए देश में कत्ले गारत की जो इतिहास है वो राजीव गांधी का भी याद रखना चाहिए, जिसने जब कहा था बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और दिल्ली में 3000 सिखों का कत्ल करा दिया था। तो भूलते नहीं कि किसका इतिहास कैसा है। मैं वापस कह रहा हूं, जो राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से इनकी सरकार काम कर रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं, वो किसी और हिसाब से काम कर रही है, वो शरीयत के हिसाब से काम कर रही है। वो चाहते हैं कि वो फैसले हो जो मुफ्ती के साथ मलाई खाने के लिए कश्मीर में सरकार बना लोगे, मुफ्ती महबूबा के साथ सरकार बनाओगे, मुफ्ती के साथ है उसकी बेटी, और आतंकवादियों को छुड़वाओगे। किसकी सरकार थी? मैंने टोका नहीं था ना आपको, टोका नहीं था ना आपको। सरकार बनाई और कश्मीर की सारी संविधान से आप लोग सरकार वहां बनाई चलाना, मलाई खाना और पॉलिटिकल विंडेक्टा चलाना, पॉलिटिकल एजेंडा चलाना। ना गुजरात में और हिमाचल में चुनाव आ रहे हैं। हो गया आपका सीनियर नेता इस देश को 70 साल तक आपने बांध कर रखा, कश्मीर को देश से अलग रखा। चुनाव से पहले पूरा देश जानता है कि इसका फायदा किसको मिलता है। इस देश को एक साथ किया, देश की आजादी को बचाए रखिए। से हटाकर आपकी तरह नहीं है इस देश कि की आप वोट बैंक के चलते हुए ये कहते थे आपके प्रधानमंत्री कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है तो मुसलमानों का है, ये किसी और ने नहीं कहा था। मनमोहन सिंह जी जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, जो कांग्रेस के बनाए हुए प्रधानमंत्री थे, उनके शब्द है, किसी और के शब्द नहीं है। आज महंगाई खुदरा 6.95 पे हो गई, पेट्रोल डीजल मुद्दा ये है कि रामनवमी के दिन बढ़ रहा है। राजस्थान के हिंदुओं की बात कर रहे हो अजय जी, आप महंगाई को लेके आ रहे हैं। महंगाई के मुद्दे पे महंगाई को जोड़िए। मेरा तो किस बात है अजय जी, एक भी बार आपने नहीं बोला कि जो हिंदुओं के ऊपर पत्थरबाजी हुई वो गलत है। हिंदू की भी आवाज होनी चाहिए सदगुरु रितेश्वर जी महाराज। और जब दिग्विजय सिंह एक झूठी फोटो, क्योंकि इनको मुसलमानों का वोट दिखता है, सदगुरु रितेश्वर सिर्फ मुसलमानों का वोट देखते हैं। सदगुरु रितेश्वर जी महाराज और फिर डॉक्टर तस्लीम रहमानी आएंगे। दिक्कत यही है कि जब दिग्विजय सिंह एक झूठी फोटो को ट्वीट करते हैं उसके बाद माफी मांगी नहीं जाती, और वो झूठी फोटो से भी तो भाई लोग प्रवोक हो सकते। हिंदुओं को क्यों ब्लेम करा जा रहा है? जय श्री राम के नारे को क्यों प्रोवोकेटिव बोला जा रहा है? और इस वक्त इनमें से कोई भी वो 16 साल के लड़के की आवाज नहीं उठा रहा। मुझे तो लगता है इसीलिए क्योंकि हिंदू था वो सदगुरु रितेश्वर महाराज। प्रदीप जी, मैं बहुत संवाद को सुन रहा हूं और मैं किसी दल के दलदल से नहीं, अपने भारत के दिल से बात कर रहा हूं। और मुझे उम्मीद है कि जो भी पैनल में बैठे हैं वो सब भी भारतीय हैं और भारत के लिए दिल से काम कर रहे हैं और करना भी चाहिए। हमारे राजनीतिक पार्टी के कंपल्सन कुछ अलग अलग होते हैं, पर राष्ट्र की रक्षा और संस्कृति की रक्षा के लिए हम सबको एक होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि जो नीतियां चल रही थी पहले से,
उन नीतियों के विरुद्ध, जो नीतियां देश को कमजोर कर रही थी, उन नीतियों के विरुद्ध राष्ट्र अब जागृत हो रहा है। राष्ट्र के जागरण के समय में अब ऐसे तत्व जो राष्ट्र विरोधी हैं उनको तकलीफें होती हैं, चाहे वो राजस्थान में घटना हो, गुजरात में हो, यूपी में हो। कहीं यूपी में तो खैर हो नहीं रहा, यूपी में दंगे अब नहीं हो रहे हैं। इसलिए नहीं हो रहे हैं कि एक मजबूत सत्ता जब आती है, शासन जब आती है और वो प्रतिबद्ध होती है भारत के लिए और अपने लोगों की रक्षा के लिए, तब वहां पर कोई भी उपद्रवी सामने नहीं आते, और आते हैं तो कानून और संविधान इतनी कड़ाई से निपटती है कि शायद दोबारा दंगाई और उपद्रवियों की ऐसी हिम्मत नहीं होती कि वो आ सके। बिल्कुल सदगुरु रितेश्वर जी महाराज, बट मैं आपसे कंप्लीटली सहमत हूं महाराज। अब हमेशा देश हित की बात करते हैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये वही स्ट्रैटेजी है डॉक्टर तस्लीम रहमानी और आरपी जी और फिर अजय जी आएंगे और फिर वापस से सदगुरु रितेश्वर जी महाराज के पास आऊंगा। ये वही स्ट्रैटेजी है डॉक्टर तस्लीम रहमानी जो डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व की तरफ चली थी कि कुछ बेरोजगार पत्रकारों को पकड़ लो, उनसे ट्वीट्स करवाओ, फिर कहो कि भाई हिंदुस्तान के अंदर जो है एक हिंदुत्व की हेट्रेड चल रही है, फिर बोलो मुसलमान खतरे में है, और चुनावों के पहले ऐसा करो। उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले ऐसा किया, मुस्लिम वोट को पोलराइज करने की कोशिश की, नतीजा क्या हुआ? नतीजा आपके सामने। फिर आप वही स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहे हैं गुजरात के पहले। मानिए कि ये गलत है, मुसलमान खतरे में नहीं है, ये बोगी को मत आगे बढ़ाइए और हिंदू हित की भी बात करिए, क्योंकि हिंदुस्तान में जितना हक मुसलमान का है उतना ही हक हिंदू का भी है। डॉक्टर तस्लीम रहमानी। देखिए, अभी आरपी सिंह जी ने कुछ बातें कही हैं, मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहता हूं। 1984 आपने शरीयत की बात भी की और सिख राइट्स की भी बात की। 1984 के राइट्स कौन से राइट थे? सीधे सीधे हिंदू सिख राइट थे, सारी दुनिया जानती है। आरएसएस के लोगों के खिलाफ FIRs मौजूद है, उसमें कौन सी शरीयत थी वहां पर? बिल्कुल हिंदू सिख राइट जिस शरीयत की आप बात कर रहे हो वो शरीयत खड़ी नहीं थी अपने सिख भाइयों के साथ के द्वारा किया गया जेनोसाइड था। वो खड़ी इसलिए को मत नाम दीजिए, वो सत्ता के द्वारा कांग्रेस के नेताओं के द्वारा मैं आरएसएस सिख राइट कह देता हूं था। मैं हिंदू शब्द हटा लेता हूं। आरपी सिंह जी, मैं हिंदू शब्द हटा लेता हूं। आरएसएस के लोगों के खिलाफ FIR थी उस मामले में। आरएसएस सिख राइट मान लीजिए, और मैं इसीलिए अभी भी कहता हूं, आपने स्पष्ट कर दिया कि आपकी सोच कैसी है, आपने शरीयत का नाम लिया था, कैसी है वो स्पष्ट हो गया, वो दिख गई कि आपकी सोच कैसी है। आप कितनी घटिया सोच के हैं, मेरी सोच घटिया सोच के आदमी है, वो आज दिख गया आपका। आप मेरी सोच, आपकी सोच दिख गई। आप एक देश के अंदर रख पे हाथ रखा गया, सिखों का जेनोसाइड हुआ, दुखती रख पे हाथ रखा गया। देखिए, में बता रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि जो गुजरात में हुआ था, आपकी जो अजीम सोच है, आपकी अजीम सोच शरीयत को, आपकी अजीम सोच शरीयत को कटघरे में खड़ा कर सकती है। आपकी सोच कितनी बढ़िया। तो एक बता दीजिए, जो कांग्रेस का नेता आप शरीयत को बीच में लाए थे। मैं आपको बता रहा था कि सिख राइट्स के दौरान शरीयत कहाँ खड़ी थी, ये मैंने आपको बताया। शरीयत जब सिखों के खिलाफ दमन हो रहा था इस लोगों के दिमाग में खलल है, आपने शरीयत का नाम लिया, इसलिए मैंने आपको बताया। दूसरी बात, ऐश्वर्या, मैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ आता हूँ। जो आप इस्लामोफोबिया और हिंदूफोबिया की बात कर रहे हैं, बोलने दीजिए ना आरपी सिंह जी। आरपी सिंह जी, थोड़ी सभ्यता की आपसे उम्मीद रखता हूं मैं, मुझे बात पूरी करने दीजिए। दूसरी बात इस्लामोफोबिया और हिंदूफोबिया की, यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर हमारे UN के जो सफीर की है, जब आपने कहा कि वो हिंदू और सिखों का, अच्छा ठीक है, मैं असभ्य सही, मैं मान लेता हूं, मैं असभ्य सही, लेकिन आप तो सभ्यता का दामन मत छोड़िए। अरे सभ्य पुरुष जी, आप तो मत छोड़िए सभ्यता का दामन, मुझे असभ्य रहने दीजिए। आप सभ्य रहिए, आप रूलिंग पार्टी पे भी हैं, आपसे ज्यादा सभ्यता की उम्मीद की जाती है। ये जो हिंदू फोबिया, इस्लामोफोबिया है, TS त्रिमूर्ति साहब ने अभी यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर कहा, और इंडिया में भी काउंटर टेररिज्म के कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर कहा कि एक हिंदू फोबिया, एक बुद्धिस्ट फोबिया, एक सिख फोबिया भी है, उसे रिकॉग्नाइज किया जाए। अब जो कहा जो नहीं है उसको साबित करने के लिए इतनी सारी चीजें की जा रही है और इतनी सारी डिबेट की जा रही है। यूएस का फॉरेन मिनिस्टर खड़े होकर कह रहा है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन आरपी सिंह, आई वांट टू शो अ पैटर्न, एंड अजय वर्मा जी आए, फिर सदगुरु रितेश्वर जी महाराज आएंगे। कहता है मुझे एक पैटर्न दिखा है अजय वर्मा, उसी वक्त अजय वर्मा और आरपी सिंह जी। मेरा पैटर्न सुनिए जरा, और फिर सदगुरु रितेश्वर जी महाराज भी आएंगे। उसके बाद महाराज जी जब बोलेंगे तो मैं सिर्फ उनको सुनूंगा। मेरी बात सुनिए आरपी जी, मैं एक पैटर्न बता रहा हूँ दोस्तों। एक पैटर्न था कि जैसे ही कश्मीर फाइल, सुनिए ना आरपी जी,
आरपी जी सुनिए ना, ये जो उनकी भाषा है ये किन विदेशी ताकतों का वजन कर रहे हैं। भंडारी जी को सुन लो। आरपी जी और अजय जी मेरी बात सुनिए। आज आप चारों जो है बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है 4 एंकर्स और 1 पैनलिस्ट है यहाँ पे। मेरी बात सुनिए, धन्यवाद। देखिए एक पैटर्न है अजय जी और आरपी जी और फिर सदगुरु रितेश्वर महाराज जी, आप भी जरा इस पर ध्यान से सुनिएगा, फिर आपके विचार इस पे जानना चाहूंगा कि जैसे ही कश्मीर फाइल्स पिक्चर रिलीज हुई, आरपी सिंह जी देखा कि अरे हिंदुओं को पता चल गया कि किस तरीके से 1990 के दशक में 1988 के बाद से हिंदू जेनोसाइड करने की कोशिश की, कश्मीरी हिंदुओं की जेनोसाइड हुआ और इसके बारे में देश को बताया नहीं, तो हिंदू आक्रोशित हुआ, हिंदू ने उस सच को जाना, हिंदू रिवाइवलिज्म हुआ और सवाल पूछना शुरू कर दिया। तो फिर एक दिखाओ कि भाई इस्लामोफोबिया का भी नैरेटिव ले आओ। फिर देखा कि रामनवमी पे हिंदुओं पे पथराव हुआ, तो बोलो कि भाई मुसलमान भी पीड़ित है। अरे मेरे को बताइए अजय जी, आपसे पूछना चाहता हूँ कि किसने सिद्धार्थ चौधरी के ऊपर गोली चलाई? धर्म क्या था मैं पूछूं? नहीं, वो राइटर था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पत्थर किसने गुजरात में मारे? बताइए अजय जी, अगर इस हिसाब से बात करेंगे तो ये पैटर्न चल रहा है। डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व में भी था, जब भी हिंदू की बात हो मुसलमान को जोड़ो। ये पैटर्न एक्सपोज करा है मैंने। और जो कश्मीर फाइल में करा है, 85 सांसदों के साथ अटल बिहारी वाजपेयी गार्डवाजी जी समर्थन दे रहे थे। इनकी सामूहिक जिम्मेदारी, सामूहिक जिम्मेदारी तस्लीम रहमानी जी जरा अजय जी को बोलने दीजिए, आपके साथ उसके लिए जिम्मेदार जो हिंदू और मुस्लिमों का मरे उन सब की जिम्मेदारी है। इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करी? उस सरकार के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करी? तीसरी बात, जो बीजेपी के लोग सीडी लेके चले आते हैं अपने कार्यालय से, एक सीडी इनको दी जाती है, केवल ये काम करिए। 700 सालों से मुस्लिम डायनेस्टी ने संसार में यूनिट करी, तब हिंदुत्व खतरे में नहीं था। 200 साल ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पे आके राज करा, तब हिंदू खतरे में नहीं था। ये 2014 से 2022 तक कहां हिंदू खतरे में है? 300 स्टेट में प्रधानमंत्री देश के हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, चीफ मिनिस्टर हिंदू है, हाँ सारे हिंदू हैं। लेकिन ये एक जो पॉलिटिकल एजेंडा जो ये चला रहे हैं, ये जो केवल दिखाना चाहते हैं, पॉलिटिकल के अंदर एक सेकंड नहीं, मुझे आरपी जी आप पॉलिटिकल जवाब देंगे पर मुझे बोलना है। मुझे एक बार सनातन हित की बात करनी है, एक सेकंड, मुझे एक बार सनातन हित की बात करनी है, मुझे सनातन हित की बात करनी है। इस देश ने अजय जी बहुत अच्छा पॉलिटिकल सवाल का जवाब आरपी जी देंगे, पर मेरा एक बात सुनिए, क्रोनोलॉजी समझिए। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, आरपी जी इसका जवाब देंगे। अजय जी आरपी जी इसका जवाब देंगे, मेरी बात सुनिए अजय जी, ऑडियो को प्लीज मेरे को सुनने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। आरपी जी और अजय जी सुनिए ना, अजय जी फुल स्टॉप लगाइए, एक सेकंड प्लीज सुनिए। आपने पॉलिटिकल उसका जवाब दिया, आरपी जी देंगे। ये देश जानता है कि कैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस बात की बात करी थी कि कैसे फर्स्ट राइट टू द रिसोर्सेज मुस्लिम्स का होना चाहिए। ये देश भी जानता है। ये देश जानता है कि रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट जब बनी थी, जो कांग्रेस की यूपीए सरकार ने लाई थी, उसमें उन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन में से 10% मुस्लिम्स को देने की बात करी थी, जो 2004 में बनी थी, 2007 में टेबल नहीं हो पाई थी। जरा जाके पढ़िए दोस्तों, देखिए देश कैसे रिएक्ट कर रहा है। उसके बाद सदगुरु रितेश्वर महाराज, आरपी जी और अजय जी के पास और तस्लीम रहमानी के पास वापस आ रहा हूं। मेरे पास 3 मिनट है इस मुकदमे में। सदगुरु रितेश्वर जी महाराज आपके पास आऊंगा, फिर आरपी जी के पास और बाकी पैनलिस्ट के पास आऊंगा। सदगुरु रितेश्वर जी महाराज, मैंने बता दिया सच रंगनाथन मिश्रा कमेटी का, मैंने बता दिया सच मनमोहन सिंह जी ने। जी सर, आरपी जी एक सेकंड, सदगुरु रितेश्वर जी महाराज बोलने, फिर आपके पास आ रहा हूं, पक्का आऊंगा आपके पास। रितेश्वर जी महाराज, मैं अगर हिंदू हित की बात करूं, अगर हिंदू पीड़ित है उसकी बात करूं, तो फिर इसमें मुस्लिम को लाने की क्या बात है? भाई हिंदू भी पीड़ित हो सकता है, ये झूठ नहीं है, हमने देख लिया इन दंगों के अंदर। प्रदीप जी, ये वही बात है कि जब दंगाई की बात करो तो महंगाई ले आओ, जब दंगाई की बात करो तो महंगाई ले आओ, जब हिंदू हित की या सनातन हित की बात करो तो फिर दूसरा नैरेटिव कर दो। मैं ये कह रहा हूं विषय तो तय हो, पालघर का मुद्दा हो या बंगाल में जला देने का मुद्दा हो, अगर सरेआम जिस देश में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा जिनकी है, जो बहुसंख्यक हैं और वो दोयम दर्जे की तरह रह रहे हैं, जिस राज्य में चाहो उनको जला दो, जिस राज्य में चाहो उनको मार दो, भीड़ घेर के उनको मार दे, और वहां जहां उनको मारा जाए, शिवम मिश्रा अगर घायल हो तो उसका न्यूज मत चलने दो और उसको ऐसे दिखाओ। तो इन सब चीजों पर पहले क्लियर हार्ट होके बात करना होगा। देश हमारा है, राष्ट्र हमारा है, जितने भी लोग बैठे हैं, मैं कहना चाहूंगा जो भी लोग बैठे हैं, अरे अफगानिस्तान की वो घटना याद करो, इस्लामिक कंट्री की,
कि जहां से उसके पहिए को पकड़ के भागने वाले लोग कोई हिंदू नहीं थे, वो मुसलमान ही थे जिन्होंने उसके डरने पर और उसके पहिए को पकड़ के बचने का प्रयास किया। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सदगुरु रितेश्वर जी महाराज, आपने बहुत बड़ी बात की। आरपी जी और डॉक्टर तस्लीम रहमानी और अजय जी, लास्ट 2 मिनट्स इन द डिबेट। आरपी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आरपी जी, आप क्या कहने वाले थे? ये सेम नैरेटिव जो दिल्ली दंगों के वक्त भी गढ़ा गया था। आरपी जी और डॉक्टर तस्लीम रहमानी, अजय जी, तीनों को स्क्रीन पर रखें। आरपी जी। नहीं, ये मुझे अफसोस है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि किस प्रकार यहाँ पर जब मुसलमान अत्याचारी आते थे और उन्होंने इस देश को एक साथ रखा था, यहाँ पे दंगे नहीं हुए। अरे देश का बंटवारा कर दिया, हमसे अफगानिस्तान अलग कर दिया, ब्रिटिशर्स ने पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग कर दिया, और राजीव गांधी ने वो जो देश का बंटवारा, देश का बंटवारा क्या सावरकर ने, देखिए हालात क्या सावरकर ने, देश संविधान से चलता है। आपके कहने से एडमिट करना चाहिए, और आप अगर ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में, तो संविधान बदल दीजिए। आप तो माहिर है संविधान बदलने में। आपकी 6 इंजन की सरकार है, राज्यसभा में आपका अगर संविधान से चल रहा है अजय जी, तो संविधान में हिंदुओं को भी हक है। आप बोलिए कि पीड़ित हिंदू था, पीड़ित शिवम था। आप तीनों चारों मेरे साथ जुड़े, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। इस वक्त की डिबेट कूपे ट्रेंड हो रही है, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। दूसरी डिबेट पे मूव करना चाहता हूं। बंगाल में जो हो रहा है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बंगाल के अंदर जो हो रहा है मैंने कहीं और नहीं देखा, क्योंकि बंगाल के अंदर जुडिशरी को थ्रेटन करने की कोशिश की जा रही है टीएमसी सपोर्टेड लॉयर्स द्वारा। आई एम शॉक्ड कि जिस जज ने इस वक्त जो है एक सीबीआई प्रोब ऑर्डर करी एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम में और एसएलएसटी रिक्रूटमेंट स्कैम में, उसके रूम के बाहर में बैठ गए हैं और उसमें अंदर लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा। जिस तरीके की ब्रोबिट करने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। इस मुकदमे में मेरे साथ जुड़ रहे हैं फिरोज जी, ये वाइस प्रेसिडेंट है वीएचपी बंगाल के और ये सीनियर एडवोकेट हैं, और साथ में मेरे साथ मनोजीत मंडल है। पर मैं पहले आपको विजुअल्स दिखाना चाहता हूं। आप देखिए कि किस तरीके से ये कोर्ट में जज को धमकी देने की कोशिश की गई, और ये सामने आप देख सकते हैं। পশ্চিমবঙ্গই একমাত্র রাজ্য फिरोज, যেখানে আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল। मेरे साथ फिरोज जी जुड़ रहे हैं। फिरोज जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। फिरोज जी, जो आज कोर्ट में हुआ है, this is something which I have not seen in the past. How do you look at it? Because yesterday only Calcutta High Court ने हंसकाली रेप केस में भी सीबीआई ऑर्डर करी थी। फिरोज जी जी, मैं जो बोल रहा हूं कि हाँ, ये पहले भी हुआ था। पहले मद्रास हाई कोर्ट में भी बहुत साल आगे हुआ था, जहां पे पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। उसके बाद वो मामला चला था। लेकिन जो कल और आज हाई कोर्ट पे हुआ है, ये आश्चर्यजनक बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोला है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं लॉयर की तरह, लेकिन आप कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को आप नहीं रोक सकते कभी भी। ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या इसके पीछे कारण ये है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने न्याय के लिए एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम, एसएलएसटी रिक्रूटमेंट स्कैम, रामपुर हाट मैसेकर, मर्डर ऑफ आईएनसी काउंसलर तपन खंडर, और अगर मैं बात करूं कि अभी हंसकाली रेप केस में, इन सब के अंदर सीबीआई जो है वो ऑर्डर करी है। इज दिस समथिंग विच इज पर्टरिंग दिस टीएमसी गवर्नमेंट? वो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब भी कोई राय देता है कोर्ट, तो उस राय में आपके पास रेमेडी है कि अपील में आप जाइए। जैसे जितने भी मामले एसएससी के मामले हुए हैं, उन्होंने डिवीजन बेंच के सामने गए हैं वो लोग, और उनको वहां पे न्याय मिला कि स्टे हुआ है कोई मैटर में। तो ये आप नहीं बोल सकते कि क्योंकि एक कोर्ट आपके अगेंस्ट में राय देता है तो आप जाके उस कोर्ट के सामने धरना कर सकते हैं। ये कभी था नहीं हो सकता है, कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि हरीश उपल का केस आपका 2002-3 से ये बोल रहा है आपको कि
मतलब कभी भी आप कोर्ट के सामने प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। नहीं तो अगर कोर्ट के सामने प्रोटेस्ट किया है फिरोज जी, तो इसकी अगर मैं पढ़ना, लेट मी रीड व्हाट जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय सेड, एंड आई कोट, I will stand against corruption wherever I see it. I will keep doing that even if you hold a gun on my head. There is corruption in every regime. Help me stop this corruption. Indirectly वो दो बात इंडिकेट कर रहे हैं कि ये ब्रोबीट करने की कोशिश है, इस इक्वल टू कि किसी के सर पर बंदूक रखी जा रही है, और दूसरी चीज ही इज सेइंग कि करप्शन है और करप्शन को मैं इस वक्त एक्सपोज कर रहा हूं, और इसके खिलाफ अगर ये ब्रोबीट किया जाएगा तो कार्रवाई क्या होगी? आई वांट टू आस्क यू व्हाट विल बी द एक्शन व्हिच विल बी टेकन। क्या कलकत्ता हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है? ले सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी ले सकता है। ये डिपेंड करता है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस वो सुओ मोटो लेना चाहते हैं कि नहीं। लेकिन 266 लॉ कमीशन की रिपोर्ट ये स्पष्ट कर देती है कि ये स्ट्राइक अब होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक्सेस टू स्पीडी जस्टिस अंडर आर्टिकल 14 और 21 ये हर आदमी का राइट है, और ये जो हर बार स्ट्राइक होते हैं ये स्पीडी एक्सेस टू जस्टिस रोक रहा है। और इसी कारण के लिए लॉ कमीशन ने भी रेकमेंड किया है कि ये स्ट्राइक एकदम बंद कर देना चाहिए। और 2020 में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन देहरादून वर्सेस ईश्वर शाहदिलिया का केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि ये हो नहीं सकता है। जो 2003 में बोला था अब 2020 में भी बोल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट फर्दर जा रही है कि बोलने के लिए कि यदि ये होता है तो कोर्ट सुओ मोटो इन डिसिप्लिनरी एक्शन बार काउंसिल तो लेगी ही लेगी, लेकिन नहीं, पर इसमें हम देख रहे हैं कि कैलकाटा, अगर इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें जज के खिलाफ जिस हिसाब से किया जा रहा है, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं, ये तो मैसेज यही दिया जा रहा है कि भाई आपने पार्था चैटर्जी इतने स्ट्रॉन्ग पावरफुल मिनिस्टर को बुलाया है और कहा है कि वो सीबीआई के कार्रवाई के अंदर उनको शामिल होना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन के अंदर उनको शामिल होना पड़ेगा। उसके बाद ये जब होता है तो इसमें तो क्लियरली मैं पॉलिटिकल ओवरटोन्स देखता हूं। मतलब एक जज को एक पॉलिटिकल रिजीम टीएमसी की धमकाने की कोशिश कर रही है। दिस इज समथिंग which is unprecedented. Is this not a threat to the judiciary is my question? No, definitely 100% that there is a threat to the judiciary, and I am sure that the judiciary will stand up as it has done always and take this forward to its logical conclusion that these kind of incidents never happen, because you see there are CCTV cameras now in the Calcutta High Court, and this part of the High Court is under CCTV surveillance. So जो भी बंदा है, जो भी वकील है जो इन्होंने ये किया है, उनका तो सीसीटीवी कैमरा फुटेज में आएगा ही आएगा। इसके बाद अब चीफ जस्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहते हैं। पर क्या ऑप्शंस है उनके पास? ऑप्शंस क्या अवेलेबल है उनके पास? एक तो है कि सुओ मोटो शुरू करने के लिए, दूसरा है कि कोई लिटिगेंट ने केस फाइल किया तो ही कैन रेफर इट टू द बार काउंसिल फॉर टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द जो लॉयर्स। Can Supreme Court also take suo moto cognizance? Suo moto cognizance can be taken by the Supreme Court, but usually the Supreme Court will refer it back to the High Court, because the High Court is the court of original jurisdiction, जहाँ पे ये मामला हुआ है, जहाँ पे ये घटना घटी है। तो मेरे राय में तो सुप्रीम कोर्ट ये वापस कर देगी कि आप पहले कलकत्ता हाई कोर्ट में जाइए, वहां पे आप देखिए आपको राय मिलता है कि नहीं। उसके बाद यदि नहीं, जो भी पार्टी अफेक्टेड है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। पर मैं अचंभित हूं, और ये मेरे साथ तृणमूल कांग्रेस की लीडर सोफिया खान जुड़ रही है। क्या करने की कोशिश की जा रही है आपकी पार्टी के द्वारा सोफिया खान? जस्ट बिकॉज सीबीआई ऑर्डर हुई थी पोस्ट पोल वायलेंस के अंदर, जस्ट बिकॉज अंशकाली के अंदर तृणमूल कांग्रेस के एक लीडर का बेटा पाया गया था, तो आप जो है अपनी मनमर्जी से चलाएंगी? मतलब आपकी डेमोक्रेसी और आपका मॉडल यही है कि आपका कोई ना सुने तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चालू करो, उसको धमकाओ, भले वो जुडिशरी हो गया या मीडिया हो गया। कर क्या रही है आप कलकत्ता के अंदर, आपकी पार्टी की सरकार? देखिए, डेमोक्रेसी तो आपने देखा कि किस तरह से रामनवमी पे मस्जिद। नहीं, डेमोक्रेसी तो मैं यहाँ देख रहा हूँ ना, डेमोक्रेसी में यहाँ देख रहा हूँ कि एक जज ना मेरे से आप पॉइंट पे आ जाइए। ये व्हाट्सएप ग्रुप वाला जर्नलिज्म मैं नहीं कर रहा हूँ सोफिया खान जी। ये कैसे आपने एक जज को धमकाने की कैसे कोशिश करी? पॉइंट पाइए, जज को धमकाने की कैसे कोशिश करी? जंग के जज के कमरे के बाहर धरना कहाँ दिया आपने? उत्तर प्रदेश में तो धरना नहीं हुआ, हरियाणा में तो धरना नहीं हुआ, आप बंगाल की बात करिए जहाँ 200 से ज्यादा सीटें आपकी आई। जज के कमरे के बाद धरना कैसे दिया? जज को आपने इन्फ्लुएंस करने की कैसे कोशिश की? जज को धमकाने की कैसे कोशिश करी? जज कलकत्ता हाई कोर्ट के अभिजीत गंगोपाध्याय क्या कह रहे हैं कि देयर इज करप्शन इन एवरी रेजिम, हेल्प मी फाइट इट। अगर उन्होंने एसएसएलटी कैंप के अंदर सीबीआई ऑर्डर कर दी तो अगर आपकी पार्टी को इतनी दिक्कत कैसे हो गई?
How is it? देखिए, How does it allow you आरोप और to commit प्रत्यारोप तो such a चुनाव crime? के बाद से लगी रहा है। तृणमूल कांग्रेस अरे विजुअल है, जीतने के विजुअल बाद है। हमारे पास यही मैं बिल्कुल दोष है कि बोलूंगा, बहुमत इसमें के साथ बायस होना पड़ेगा। आई हैव टू सपोर्ट द जुडिशरी, आई हैव टू सपोर्ट जस्टिस। विजुअल्स देखिए आप, विजुअल्स देखिए आप, विजुअल्स देखिए आप। आपको पता है आपकी चीफ मिनिस्टर ने एक दिन पहले हंसकाली रेप केस में क्या कहा था? वो 14 साल की बच्ची के खिलाफ की अफेयर हो गया था और फिर कलकत्ता हाई कोर्ट ने जाके उसमें भी सीबीआई ऑर्डर करी। कुछ और तरीके से करते हैं। आपकी चीफ मिनिस्टर ने क्या बोला था कि एक रेप को लव अफेयर बताया था। हमें पता है पार्क स्ट्रीट में भी ऐसे ही बोला था। 200 सीट आ गई तो कुछ भी करेंगे, 200 सीट आ गई तो आप कुछ भी करेंगे, 200 सीट आ गई तो कुछ भी करेंगे। देश देख रहा है मैडम, आपको देश देख रहा है। 200 सीट आने का मतलब 2/3 बहुमत का ये मतलब नहीं कि कलकत्ता हाईकोर्ट के जज के बाहर उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करो, धमकाने की कोशिश करो। पार्था चैटर्जी के खिलाफ अगर उन्होंने सीबीआई ऑर्डर करी है तो अगर पार्था चैटर्जी इनोसेंट है तो सीबीआई में कोऑपरेट करे। कौन सी नई बात हो गई? ऐसा थोड़ी होता है कि आप हर चीज को कंट्रोल करेंगी। फासिज्म चल रहा है क्या है? बंगाल में कुछ भी नया नहीं है। बंगाल में असेंबली चुनाव ये अपनी गुंडागर्दी आप कोर्ट रूम के अंदर मत चलाइए, कोर्ट रूम के अंदर गुंडागर्दी मत चलाइए। ये कलकत्ता हाई कोर्ट है, तृणमूल कांग्रेस हाई कोर्ट नहीं है। ये कलकत्ता हाई कोर्ट था, कोई तृणमूल कांग्रेस कोर्ट नहीं है, समझिए आप। दोस्तों, मैं कह रहा हूं इस मुकदमे को कल वापस से उठाऊंगा, पर दिस इज एक्सट्रीमली शॉकिंग और ये कंप्लीटली डायरेक्ट अटैक है जुडिशरी के ऊपर। उम्मीद करते हैं कि कलकत्ता हाईकोर्ट इस पे कठिन से कठिन कार्रवाई करेगा। दोस्तों, मेरे साथ इस मुकदमे में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा।